लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जनवरी 2022 में आईएएस बने वर्धमूर्ति मिश्रा के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उनके मन में क्या है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले वर्धमूर्ति मिश्रा क्या 2023 में चुनाव मैदान में होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पद छोड़कर मंत्री बने आईपीएस असीम अरुण की तरह उनकी किस्मत चमकेगी? कहीं मध्य प्रदेश में 2014 का इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा? ऐसे ही कुछ सवाल आपके और हमारे सामने आ रहे हैं। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, तो क्या मध्य प्रदेश में इतिहास दोहराने की तैयारी है? लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जनवरी 2022 में आईएएस बने वर्धमूर्ति मिश्रा के इस्तीफे के बाद यह सवाल उठ रहा है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले वर्धमूर्ति मिश्रा क्या 2023 में चुनाव मैदान में होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पद छोड़कर मंत्री बने आईपीएस असीम अरुण की तरह उनकी किस्मत चमकेगी? कहीं मध्य प्रदेश में 2014 का इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा? उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में आईपीएस असीम अरुण का चुनाव लड़ना चर्चा में रहा था। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले लिया था। वे मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस रश्मि अरुण शमी के भाई हैं और इस कारण उनकी जीत हार पर मध्य प्रदेश के अफसरों की निगाहें भी लगी थीं। असीम अरुण चुनाव जीते और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी बनाए गए। तभी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा। यहाँ के कई पूर्व व वर्तमान अफसरों के चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास पुख्ता होते दिखाई दिए जब बीते हफ्ते मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वर्धमूर्ति मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्धमूर्ति मिश्रा मूल रूप से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। जनवरी 2022 में ही उन्हें प्रमोशन मिला था। वर्धमूर्ति मिश्रा ने आईएएस कैडर पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, क्योंकि उनके पहले जूनियर अफसरों को आईएएस अवार्ड हो गया था। लड़कर अपना हक लेने वाले अफसर ने यकायक आईएएस पद छोड़ा तो चर्चा यही हुई कि वे अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वर्धमूर्ति मिश्रा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर माना जा रहा है कि वे कांग्रेस से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी वजह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी निकटता है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब वर्धमूर्ति मिश्रा उनके ओएसडी बनाए गए थे। वर्धमूर्ति मिश्रा कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और जिला पंचायत सीईओ भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ कुछ आकलन यह है कि वर्धमूर्ति मिश्रा बीजेपी का दामन थामेंगे। उन्हें बुंदेलखंड में ब्राह्मण राजनीति साधने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। इन खबरों से एक आशंका घर कर गई है कि वे कांग्रेस के लिए अगले भागीरथ प्रसाद साबित न हो जाएं। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस रहे भागीरथ प्रसाद को 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। हार के बाद भी 2014 में कांग्रेस ने उन पर फिर भरोसा जताया और लोकसभा का टिकट दिया था, मगर टिकट की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त का मामला बताया था। अब वर्धमूर्ति मिश्रा ने इस्तीफा दिया है तो बीजेपी नेताओं से उनके संपर्क की खबरें आने लगी हैं। वर्धमूर्ति मिश्रा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे यह तो साफ नहीं है, मगर वे लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में अफसर के मैदान में उतरने वाला इतिहास मध्य प्रदेश में भी दोहराया जाना तय है। और यदि कांग्रेस की निकटता को अफवाह बताकर बीजेपी में शामिल होते हैं तो मध्य प्रदेश में ही भागीरथ प्रसाद वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वर्धमूर्ति मिश्रा द्वारा भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शिवराज सरकार पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए। इंडिया मिक्स लाइव के लिए मुकेश धभाई की रिपोर्ट। शुरू करें सर। शुरू करें भाई। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ओर से स्वागत है। आप में से बहुत सारे मीडिया बंधु हैं जो मेरे मतलब व्यक्तिगत रूप से परिचित रहे हैं, और उनको भी एक उत्सुकता थी कि आखिर
मैंने अपना एक भरा पूरा कैरियर, अभी मेरी नौकरी में 7 साढ़े 7 साल बचे हुए थे, और इसके बाद मैंने अचानक जो है क्यों अपनी शैक्षिक सेवानिवृत्ति ले ली और मैं क्यों सेवा से बाहर आ गया, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि आप सेवा में रहकर भी बहुत अच्छा कर सकते थे और करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका अचानक बाहर आ जाना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे प्रश्न थे। आप जानते हैं कि शासकीय सेवा में जब हम रहते हैं तो बहुत सारी मर्यादाएं रहती हैं। तो पहले जो सेवानिवृत्ति की औपचारिकताएं थीं, पहले मैं इससे मुक्त होना चाहता था कि उसके बाद ही फिर आपसे बात करना या लोगों से बात करना बेहतर होता, ऐसा मैंने समझा। इसलिए मैं लगभग 1 सवा महीने से आप सबके टच में नहीं था। इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मेरी चिंता की और उसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी भी हूं। सबसे पहले मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि आखिर मैंने अपना जो सेवा काल बचा हुआ था उस सेवा को, एक प्रतिष्ठापूर्ण सेवा को, क्योंकि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा प्रमोशन हो गया था इसी साल जनवरी के महीने में, तो एक अच्छा सा कैरियर जिसके लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हमेशा एस्पायर करते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि वो IAS बने और उसके बाद और बेहतर काम करें। पर इसके बाद भी मेरा छोड़ देना थोड़ा सा लोगों को भी आश्चर्यजनक था, लेकिन मेरे लिए ये कतई आश्चर्य नहीं था। और उसका कारण ये है कि बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी, मैं एक रेबेल टाइप का ऑफिसर था, इसलिए मध्य प्रदेश के करीबन 12-13 ज़िलों में मुझे रहने का अवसर मिला। और मैंने ये चीज़ देखी कि सिस्टम जिस ढंग से काम कर रहा है, पिछले कई वर्षों से ये बात मेरे मन में थी कि सिस्टम आम आदमी के लिए है, जनता के लिए है, जनसाधारण के लिए है, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे इस तरह से तब्दील हो रहा है कि वो केवल जो मजबूत लोग हैं वो उनके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। और बहुत सारे ज़िलों में पदस्थापना के दौरान मैंने ये बात देखी कि गांव में आज भी जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, और जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम यदि किसी देश के नागरिक हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी मूलभूत हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, लोगों के लिए रोजगार है, लेकिन इन सारे बिंदुओं पर धीरे धीरे सिस्टम जो है वो पूरी तरह समाप्त होता जा रहा है और सरकार के पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। हमें लगता है कि सरकार काम कर रही है, लेकिन आप देखेंगे अगर बारीकी से कि पूरा ध्यान, सरकार कोई भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन जनरली उनका पूरा ध्यान जो है वो केवल वोट लेने या फिर अपनी सत्ता को मजबूत करने में और एक तरह से एक इवेंट की राजनीति करने में ही पूरा समय बीत रहा है। और इसके कारण जो है आम जनता बहुत सफ़र कर रही है। हम आप लोग अभी भोपाल में रह रहे हैं, पर भोपाल से आप लोग, बहुत से लोग बाहर भी जाते होंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश हमारा एक तरह से कहा जाएगा कि हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, और उसका मेन कारण ये है कि आज भी 2021-22 के साल की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो 55% रोजगार है वो कृषि के क्षेत्र से ही है। और इसके बाद भी आप देखें कि कृषि की जो दुर्दशा है, किसानों को जो तकलीफ है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है या तो संगमरमर का चूरा या ये फ्लाई ऐश जो आती है, ये मिलाकर वो उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही है। सरकार के पास कोई इसकी एजेंसी नहीं है, और जो एजेंसी है उसमें इतने कम लोगों की पदस्थापना है कि वास्तव में देखा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर जब उर्वरक आ रहा है तो उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और धीरे धीरे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बंजर होती जा रही हैं। अगर आप किसी भी किसान से बात करें तो वो खुद ही बताएगा कि 10 साल पहले उसकी खेती में जो अनाज होता था वो बेहतर होता था, अब शायद कम है। बिजली की समस्या जो है किसानों को, एक तो मैं आज भी नहीं समझ पाया, मैं खुद भी किसानों के घर से हूँ, गांव से हूँ, देहात से हूँ, कि किसान को हर समय हम रात में क्यों बिजली देते हैं। मतलब ठंड हो, ठंड यानी रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो,
हम शाम को ही, शाम से बल्कि देर रात से 10-11 बजे से हम किसान को बिजली देते हैं और सुबह तक बिजली देते हैं। यदि किसान हमारी आबादी का 55% हिस्सा है तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक सुविधाजनक समय अपन तय कर लें और उस पर दिया जाए, उस पर उसको बिजली मिले। और आप देखें कि सर्पदंश के बहुत सारे केस होते हैं किसानों के, और वो इन्हीं सीज़न में होते हैं। ठंड के समय किसान उस भीषण ठंड में, जब हम और आप जैसे जो थोड़े से सुविधा प्राप्त लोग हैं, जब हम एसी को गर्म करके जो है वहाँ सोते रहते हैं, उस समय किसान जो है वो खेतों में ठंड में ठिठुरता हुआ जो है वो बाहर जाता है। सिंचाई के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस तरह के हैं कि अगर उनका मौके से आप मिलान करें तो आप पाएंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई आराम से हो सकती है, आसपास कोई ऐसी जल संरचना क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ लोगों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। एक और चीज़ जो कृषि से जुड़ी, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो क्या है कि जोत का आकार लगातार छोटा हो रहा है। तो जैसे ही जोत का आकार छोटा होता है तो लोग जो हैं फिर कैश क्रॉप की ओर मुड़ने लगते हैं। लोग मूंगफली उगाते हैं, लोग पान के बरेजे रखते हैं या और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, और इन कमर्शियल क्रॉप्स के संबंध में सरकार के पास उनका दर निर्धारण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे समय जो छोटा किसान, जो ऑलरेडी जिसकी जोत का आकार छोटा है, वो और परेशान लगातार इससे होता जाता है। अभी ये कहा जाता है, पिछले 2004-5 से बात चल रही कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों के खेती का हम कमर्शलाइजेशन करेंगे, हम यंत्रीकरण बढ़ाएंगे। मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में कुल 14,572 स्वीकृत पद हैं, और इन पदों में से 6,438 पद जो हैं रिक्त हैं, 45% पद जो हैं खाली हैं। अब आप ये बताइए कि यदि 45% पद खाली हैं कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के, तो हम किसानों के साथ किस तरह से न्याय कर पाएंगे? हम किसानों के साथ किस तरह से न्याय कर पाएंगे? और हम क्यों उनको भुलावे में रखे हुए हैं? बेहतर है हम उनसे शायद ये कह दें कि भाई आप अपना खुद ही जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, खाद बीज जो भी है, उसकी व्यवस्था आप स्वयं करें। तो सरकार की ओर से एक तरह से किसानों को धोखे में रखा जा रहा है, और जो वास्तविक स्थिति है वो ये स्थिति ये है। 2004 से लेकर 2022 के बीच में कुल 16,738 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर आप पिछले 20-25 साल या उसके पहले का समय देखें तो किसानों की इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कभी नहीं हुई। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हर साल 1000, 1200, 1500 किसान जो है वो इस कारण आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेती से उनके परिवार का भरण पोषण पूरा नहीं हो पा रहा है। बिजली की जो स्थिति है, बिजली का टाइमिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी स्थिति, किसानों को पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पा रही। यानी आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी महीने 1.5 महीने पहले जारी हुआ था कि कृषि मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि भैया किसानों को कम से कम 10 घंटे तो बिजली दो, नहीं तो वो हमको निपटा देंगे। ये वीडियो जो है आप सब ने देखा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। उसका कारण है कि यदि नागरिक सबल होगा तो राष्ट्र सबल होगा। हम राष्ट्रवाद के नारे लगा लें और हम ये सोचें कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाएगा, नारों से कोई समाज, कोई देश मजबूत नहीं होता। नारे जो हैं, नारे केवल लोगों को एक उत्तेजना देने का काम कर सकते हैं, लेकिन नारे से कोई किसी आदमी का पेट नहीं भर सकता नारे से, और ना व्यवस्थाएं बदलती हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, ये डेटा मैंने क्रिएट नहीं किया है, कि पिछले 3-4 वर्षों से मध्य प्रदेश जो है, जो बड़े राज्य हैं हमारे यहाँ, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसमें 19 राज्य जो हैं बड़े राज्य कहलाते हैं। उन बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर पिछले 3-4 वर्षों में 17वें से 19वें के बीच रहा है। मतलब कभी कभी सबसे नीचे, कभी उससे एक आध पायदान ऊपर। आप सोचें कि हम किस बात का दावा करते हैं? हमारा तंत्र या व्यवस्था जो है किस बात का दावा करती है? अगर हमारे नागरिकों को जो बेसिक सुविधा है अगर वो उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सूचकांक में जन्म से, जैसे एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म से 28 दिन तक के जो नवजात बच्चे होते हैं, इन नवजात शिशुओं के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और ये संख्या जो है
प्रतिदिन मरने वाले जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे, इनकी संख्या लगभग 2 साल पहले 92 प्रतिदिन के हिसाब से थी। आप सोचो, सरकार यदि ये दावा करे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरा आप ये देखो कि कितनी कमिटमेंट हमारी उन बच्चों के लिए है जो आगे चल के इस समाज में नागरिक के रूप में तैयार होंगे। एक और डेटा मैं शेयर करना चाहता हूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश जो है टीकाकरण के मामले में 19वें नंबर पर है, 13वें नंबर पर है, और 19 जो बड़े राज्य हैं उनमें से इसका नंबर 13वां है, और 12% बच्चे ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जो हर साल उस टीकाकरण से छूट जाते हैं। सरकार का मूल काम जो है वो नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार देना है। स्वास्थ्य की इतनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल बदहाल हैं। जो अस्पताल कहीं बिल्डिंग बन गई है तो गांव से या तो बहुत दूर बना दी गई है, और जहाँ बिल्डिंग है वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टरों की पदस्थापना है वहाँ बिल्डिंग्स नहीं हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो बहुत सारी मतलब जो ध्यान में नहीं आती हमारे, पैथोलॉजी लैब्स का अगर आप सर्वे करें पूरे ज़िलों में कि एक ज़िले की आबादी यदि 20 लाख है और उसका लंबाई चौड़ाई 100-125 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम है और उत्तर दक्षिण है, तो आप सोचें कि उसमें मुश्किल से 1 या 2 लैब या 3 लैब जिला मुख्यालय पर हैं। यानी दूरस्थ आदमी 90 किलोमीटर दूर का कोई आदिवासी बंदा है तो उसको पैथोलॉजी की जांच कराने के लिए 100 किलोमीटर चल कर आना पड़ेगा। पैथोलॉजी एक ऐसा फील्ड है स्वास्थ्य का जिस पर शायद सरकार ने कभी कोई काम पिछले 20-25 वर्षों में नहीं किया है। अगली चीज़ कि प्रदेश की जो आबादी 8 करोड़ 55 लाख आबादी है, इसके लिए 24,000 एलोपैथी डॉक्टर हैं केवल। तो उस हिसाब से 3,562 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO का नॉर्म कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नॉर्म कहता है कि 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हम अगर 1,000 पे एक ना भी कर पाएँ तो 1,500 पर तो एक होना चाहिए। पर अगर ये बेसिक काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किस बात की सरकार और किस बात का काम। प्रदेश के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 40% पद खाली हैं। हर 100 विशेषज्ञ में से 40% लोग जो हैं, ये मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं। इसके कारण क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज में जो सर्जरी आम आदमी कराता है उसके लिए 15-15 दिन से लेकर और 1.5 महीने तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो अपना इलाज करा सके या ऑपरेशन करा सके। स्वास्थ्य विभाग में जो अस्पतालों में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो विशेषज्ञों के पद हैं, ये कुल पद जो हैं 3,615 पद हैं, और अत्यंत आश्चर्य है कि इनमें से 2,949 पद रिक्त हैं, 82% पद रिक्त हैं। आप सोचो कि यदि इतनी बड़ी संख्या में जब विशेषज्ञ हैं ही नहीं तो हम बिल्डिंग खड़ी कर कर 1-2 आदमी, कोई मतलब जो पैरामेडिकल स्टाफ है इक्का दुक्का, उसको खड़ा करके क्या हम जनता को धोखा देना चाहते हैं? एलोपैथी डॉक्टर्स की जो कमी है तो उसकी जगह आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, जबकि आप जानते हैं कि पैथी बिल्कुल अलग अलग है, एलोपैथी और आयुर्वेद का कोई मेल नहीं है, लेकिन वहाँ पर आयुष डॉक्टर को पदस्थ कर दिया गया है और कभी कभी वो डॉक्टर्स भी एलोपैथी की दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। निमोनिया से हमारे यहाँ हर साल 13,029 बच्चे मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी औसतन हर महीने 1100 बच्चे जो हैं वो निमोनिया से मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो कुपोषित बच्चे हैं उन पर हर दिन 6 रुपये खर्च होता है, जबकि जो केंद्र के प्रावधान हैं उस हिसाब से 9.5 रुपये प्रतिदिन खर्च होना चाहिए। 6 और 9.5 का आप अंतर देखें तो आप खुद पाएंगे कि 40-42% राशि ही जो नॉर्म्स हैं बच्चों के लिए, सरकार अगर कहती है कि हम प्रो पीपुल हैं, हम जनोन्मुखी हैं, तो ये 9.5 से और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन केवल 6 रुपये ही हम प्रतिदिन एक कुपोषित बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। केंद्र द्वारा जो जारी फंड है उसमें से राज्य सरकार जो है पोषण अभियान में केवल 30% का उपयोग कर पाई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, ये प्रशासनिक विफलता है विभागों की कि हम केवल 30-31% ही राशि ही खर्च कर पाए। आंगनवाड़ियों के लिए जो मोबाइल फ़ोन वितरण का काम था जिससे वो अपना डेटा रोज़ फीड करती हैं,
वो वितरण का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मॉड्यूल का प्रशिक्षण देना था, 21 मॉड्यूल्स का, वो प्रशिक्षण आज तक नहीं हुआ है। वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अपने स्तर पर निष्ठा से काम कर रही है, पर उसके लिए जो तकनीकी इनपुट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। सरकार ने जिलों को 1 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए थे पोषण अभियान के तहत जागरूकता लाने के लिए, और वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन केवल 15 जिलों ने पैसा खर्च किया है। 39 जिले अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा बुरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रॉप आउट, छात्र शिक्षक अनुपात, स्कूलों में पहुंच इत्यादि मापदंड पर केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें जो है मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि 1.25 लाख सरकारी स्कूलों में से 58,831 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली गई है। आधे से ज़्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है। 50% से भी ज़्यादा स्कूल जो हैं बिना बिजली के हैं। 6-7 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जहां गर्ल्स टॉयलेट और 7,000 स्कूलों में बॉयज़ टॉयलेट नहीं है। जब हम स्कूलों में बेसिक सुविधाएं ही क्रिएट नहीं कर पा रहे तो बच्चियां जो हैं फिर वो स्कूलों में जाएंगी कैसे। मध्य प्रदेश में 2200 प्राथमिक विद्यालयों के पास स्वयं का भवन नहीं है और 12,760 माध्यमिक विद्यालयों का, मिडिल स्कूल के पास उनका भवन नहीं है। 21,077 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षकीय स्कूल हैं। आप सोचें कि स्कूल में 4-5 क्लास होती है और अगर एक शिक्षक है तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? हम किस तरह की व्यवस्था लोगों को देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में इस समय 87,630 शिक्षकों की ज़रूरत है और दावा किया जा रहा है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। तो कैसी क्रांति हो गई भाई ये? और उस क्रांति का लाभ किस आदमी को मिला है? बीते 3 सालों में शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 की परीक्षाएं हुई और वो परीक्षा का फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो पाया क्योंकि सारी परीक्षाओं में कोई ना कोई विवाद आ गया, कुछ घोटाले जैसी बात आ गई, किसी का पेपर आउट हो गया, विश्वसनीयता जो है वो समाप्त हो गई भर्ती परीक्षा की। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बेरोजगारी का, क्योंकि ये मुद्दा जो है कोविड का पीरियड हम सब ने देखा है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं। कोविड के पीरियड में बेरोजगारी में पूरे परिवार पिस गए। केवल जो ऊपरी लेयर के लोग थे, जो शुरू के 5-7% लोग थे समाज के, उनको छोड़कर एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोविड के कारण उपजी बेरोजगारी का असर ना आया हो। और आज भी सरकार का डाटा कहता है, मध्य प्रदेश सरकार का डाटा कह रहा है कि हमारे यहाँ 30 लाख बेरोजगार हैं और हम 100 पदों की भर्ती निकाल के उसमें छपवा रहे हैं कि बम्पर भर्ती निकली है। 30 लाख का डेटा तो सरकारी डेटा है। अगर वास्तव में हम सर्वे करें तो मेरा अंदाज है लगभग 55 से 60 लाख आदमी जो हैं या 60 लाख परिवार ऐसे हैं जो रोजगार विहीन हैं। एक त्रासदी और जो समझ में आई वो ये थी कि कोविड के पीरियड में जो बहुत गरीब तबका था वो तो लाइन में लग के उसने खाना ले लिया, पैकेट ले लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो शायद लाइन में भी नहीं लग सकते थे। 25-30 हज़ार की जिनकी तनख्वाह थी और जो अपने 2 बच्चों के साथ शहर में रह रहे थे, तो उनकी इकोनॉमी बड़ी छोटी इकोनॉमी थी। और जब ये कोविड में उनकी नौकरी छूटी तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनके परिवारों ने बहुत, इसको कहते हैं कि बहुत तनाव झेला है इस बिंदु पर। पेयजल एक ऐसा मुद्दा है कि आज़ादी के बाद से लगातार पेयजल पर बात होती रही है। मतलब मैं समझता हूँ गांधी नेहरू के ज़माने से लेकर आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसने पेयजल पर ज़रूर कुछ ना कुछ बात की हो। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पेयजल की जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। कुल 1 करोड़ 23 लाख ग्रामीण परिवार हैं, उनमें से केवल सरकारी डेटा कह रहा है कि 37 लाख लोगों के पास नल है। मेरा ये मानना है कि डेटा भी थोड़ा सा इन्फ्लेटेड डेटा है, ये डेटा कम है। 15-17 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में टोंटी से पानी नहीं आ रहा है। एक ही दल की सरकार को 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल बाद भी इन बेसिक बिंदुओं पे कोई काम नहीं हुआ है। लोग हर बार जो है एक नया नारा आता है, एक नया शिगुफा आता है और लोगों को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली लोग बेचारे जहाँ के तहाँ रहते हैं।
सरकार आगे बढ़ जाती है, नेता आगे बढ़ जाते हैं, अफसर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जनता जो है बेचारी वो जहाँ की तहाँ रह जाती है। एक और चीज़ जो मैं इस समय आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वित्त की जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। हमारे मध्य प्रदेश का बजट जो प्रस्तुत होता है वो लगभग फिलहाल 2,80-85,000 करोड़ का बजट है, और हमारे ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 3,13,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। मतलब हम बजट को भी 10-15% और हम एक्सीड कर गए हैं कर्जे के मामले में। 2003 में जो कर्जा था सरकार के ऊपर वो 22,500 से 23,000 करोड़ का कर्जा था, जो कर्जा पिछले 20 वर्षों में 2,90,000 करोड़ का नया कर्जा हो गया है। राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, राजस्व के नए स्रोत नहीं ढूंढे जा रहे हैं, और खर्चा लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों में हर योजना में जो आईसी मद का पैसा आता है, उस मद के पैसे से नेताओं की सभाएं हो रही हैं, और वो लमा जमा लोगों को दिखाया जाता है, और ऐसा लगता है कि भाई ये प्रदेश बड़ा खुशहाल है, बहुत इसमें उन्नति कर ली है। लेकिन वो जो दिखावट और सजावट है वो केवल मंच तक ही सीमित है। जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं जाके, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं दयनीय हैं। 2003-04 में एक व्यक्ति पे कर्ज जो है 3,300 रुपये था, और आज बढ़ के जो 41,000 रुपये है, और इस साल के समाप्त होते होते, क्योंकि सरकार अभी फिर भी 2-2 हज़ार करोड़ रुपए का जो लोन है वो मार्केट से उठा रही है। पिछले साल जो 40,000 करोड़ का लोन उठाया, उसमें से 20,000 करोड़ का लोन केवल पुराना ब्याज चुकाने के लिए खर्च किया गया है। इससे आप वित्तीय स्थिति समझें कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, जब सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए प्रयास ही नहीं करेगी, तो आखिर जनता का काम चलेगा कैसे? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, शिक्षकों की भर्ती, डॉक्टर्स की भर्ती, पैरामेडिकल, ये कैसे हो पाएगा फिर? और जब ये नहीं होगा तो फिर सरकार कैसे चलेगी? ये स्थिति बहुत दुखद और बहुत ही चिंतनीय है। प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा है और जो विकास के संसाधन हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग सीधे हैं, मध्य प्रदेश के लोग सीधे हैं, और वो हमेशा दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप देखो कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश ने जो कीमत चुकाई है इस विश्वास की, वो बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। महिला संबंधी अपराधों में मध्य प्रदेश जो है 2020 में बाल अपराध और आदिवासियों के साथ होने वाले अपराध में 2020 में पहले पायदान पे था। बीते 3 साल जी मैं समझ गया। मैं आपको ये बताने के साथ ये बताना चाहता था कि इस परिस्थिति पर एक अधिकारी होने के नाते जब हम बार बार उसको देखते हैं, समझते हैं और विचार करते हैं, तो ये पाते हैं कि यार हमारा नौकरी में रहना फिर कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं और मेरा परिवार केवल 4 इमली में एक बंगला लेकर एक सुख सुविधापूर्ण मकान में रहकर सरकारी गाड़ी और सुविधाओं को उपभोग करके हम आराम से रहें, और आँखों के सामने इस तरह से आम जनता की जो बदहाली है वो होती रहे, तो मन कचोटता है। तो पिछले 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से लगातार ये बात मेरे मन में थी कि ऐसी नौकरी का औचित्य क्या है। क्या आप सरकार से दुखी थे सर? मैं अभी अब एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे, तब आपकी बात का अभी थोड़ा सा मैं अपनी बात कह दूं कि एक चेतना होती है पढ़े लिखे आदमी में। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग परिस्थितियों के कारण उस चेतना के अनुसार काम नहीं कर पाते, उनको लगता है उनकी पारिवारिक परिस्थितियां या दूसरी समस्याएं हैं। पर मुझे ये लगा अच्छी तरह कि अब मेरे पास कम से कम इतनी समझ और इतना मतलब इस समय उम्र के हिसाब से भी समय है मेरे पास कि मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी सोच समझ और ईश्वर की दी हुई जो छोटी मोटी योग्यता है, उस हिसाब से मुझे समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। एक और चीज़ जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप नौकरी में रहकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, और दूसरा थॉट जिस पर मैं चलता हूँ मुझे लगता है कि नहीं, पिछले 25-26 वर्षों के सेवा काल में मैंने पाया कि आप सिस्टम में रहकर आप छोटे मोटे अपने स्तर के सुधार कर सकते हैं, पर बड़े स्तर का कोई सुधार या ऐसा कोई काम या ऐसी कोई विचार, थॉट या कोई नया आइडिया आप फ्लोट नहीं कर सकते, आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो जब हम केवल रूटीन नौकरी ही वहाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर जब हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर
नौकरी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है, और ये मेरी स्थिति नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग चूँकि ब्यूरोक्रेट से रेगुलर मिलते रहते हैं, अगर अकेले में आप 1 to 1 बात करेंगे तो कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा नहीं मिलेगा जो नौकरी से संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं हर आदमी परेशान है, और उसका कारण है प्रतियोगिता परीक्षा पास करके रोजगार के रूप में नौकरी लोग लेते हैं। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं उन साथियों के लिए भी कहता हूं कि उनके मन में भी इस बात की तड़फ कहीं ना कहीं है कि वो सबसे बेहतर योगदान अपना दे सकें और देना चाहते हैं, लेकिन उस तरह का अवसर नहीं है, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और ब्यूरोक्रेसी में भी इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन समाज में देना चाहता है, एक बड़ी महती भावना है ये, पर ब्यूरोक्रेसी लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत मतलब असंतुष्ट हैं अंदर से। और मैं समझता हूं कि वो अपना जो बेस्ट दे सकते हैं, जिससे जनता का हित हो सकता है, वो नहीं दे पा रहे हैं। बस ये है कि उनमें से मैं शायद इस बात का साहस कर पाया। उनकी शायद परिस्थितियां उतनी अनुकूल ना होंगी, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के आप उनसे पूछें तो मैं समझता हूं कि वो मेरे विचार से ज़रूर सहमत होंगे। तो इन सब परिस्थितियों के चलते मुझे लगा कि अब इस ब्यूरोक्रेसी में रहने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब और औचित्य नहीं रह गया है। हम बाहर निकलें, सुख सुविधा छोड़ें और लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि हमारा अगला जो कदम है वो इसी बात के लिए है, क्योंकि राजनीतिक जो सेटअप है उसी में वो इच्छा शक्ति अगर पैदा हो जाए, क्योंकि वर्तमान जो सेटअप है उसमें राजनीति जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको अधिकार ज़्यादा है। नीति निर्धारण का काम और नीति के क्रियान्वयन के सिद्धांत बनाने का काम, सारा काम जो है वो राजनीति का जो सेटअप है वही तय करता है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं केवल बनी बनाई नीतियों का ज़मीनी स्तर पर संचालन करते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा से इस बात में होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में आकर ही इस व्यवस्था को, अव्यवस्था को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको व्यवस्था में बदला जा सकता है। देखिए, अभी तो मैं क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं पिछले 4-5 महीनों से लोगों के संपर्क में हूँ, और मेरा मानना ये है कि हर ज़िले में एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, लोगों के मन में इच्छा है कि कोई तीसरा दल मध्य प्रदेश में आए। तो मैं तीसरे दल की ही राजनीति के लिए नौकरी छोड़कर इस बीच में आया हुआ हूँ। उसका कारण है कि इन दोनों को देख लिया लोगों ने। अभी तो मैंने जो सरकार की बात की तो ऐसा लग सकता है कि ये केवल वर्तमान सरकार की बात की, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, एक सिंगल काम भी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि जिससे ये लगे कि ये पुरानी सरकार से भिन्न है। शहर वो अपने राज्य के बाहर के ठेकेदारों का आना जाना, बड़े बड़े धनपतियों के कामों का किया जाना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वही खेल। तो जिस सारे काम की बुराई कांग्रेस के लोग बाहर रह के करते थे, एग्जैक्टली वही सारा काम जो है उन्होंने सरकार बनने के बाद शुरू कर दिया। 15 महीने का समय कम नहीं होता, पूरे टेन्योर का 60 महीने की सरकार होती है तो आप समझे 25% समय निकल गया, लेकिन उन्होंने इस समाज को या सेटअप को बदलने के लिए कोई काम नहीं किया। और यही कारण था कि जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो मैं जो मेरी मतलब रीडिंग है लोगों के बारे में, एक भी आदमी को ये अफसोस नहीं हुआ कि यार सरकार क्यों गिर गई। लोगों को लगा कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, कोई नीति नहीं थी, कोई युवाओं के लिए, जो युवाओं की बात बार बार हो रही थी उस सरकार में, लेकिन युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। 15 महीने में ये कहा जा सकता है कि रोजगार जनरेट नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन रोजगार कैसे जनरेट हो इसकी तैयारी की जा सकती थी, जो नहीं की गई। देखिए वो एक जी देखिए वो ऐसी चीज़ है कि उसको आप भी जानते हैं कि मैं जिस जगह जिस रैंक एंड फाइल में था, उस रैंक एंड फाइल में अगर कोई बात आप कहते भी हैं तो जनरली ये मतलब कोई सरकार हो, कांग्रेस है, बीजेपी से, उनका मानना है कि यदि चीफ सेक्रेटरी उनको एडवाइस करे, कोई पीएस एडवाइस करता है, तभी उनको लगता है कि ये काम करने योग्य है। तो सामान्यतया जिस स्तर पर मैं काम कर रहा था उस स्तर पर मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत उस बात को सुने समझे, इसकी संभावना बहुत कम थी। नहीं, वो
एक वैचारिक प्रक्रिया भी तो अपनाना पड़ती है ना, चीज़ों को थोड़ा दूर तक सोचना पड़ता है। उसके बाद में एक जब आप इतना बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपको इस फील्ड की भी आगे तक का रास्ता तय कैसे आप करेंगे, क्या संसाधन होंगे, कैसे कैसे आप जाएंगे। और नौकरी आप अकेले रहकर कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप आते हैं तो आपको सामाजिक समर्थन और संगठन की ज़रूरत होती है। इस बीच में मैं बहुत सारे लोगों के टच में था और जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड वर्क जो था वो मेरा जारी था इस बीच में। डॉक्टर साहब, ये तीसरे दल की बात आपने की है जी। तो ये पंचायत नगरीय चुनाव में नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी सिंगरौली से प्रवेश कर गई है और बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा है। तो क्या तीसरा दल ये आम आदमी पार्टी तो नहीं है? नहीं, फिलहाल नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है वो बेसिकली बीजेपी से लोगों की नाराज़गी का अभिव्यक्तिकरण है। वो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं और नाराज़ हैं, लेकिन लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते। आप बात समझो, मेरे समझ से ये फ्रेज़ जो है प्रॉपर है कि लोग बीजेपी से त्रस्त हैं लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने आपको वोट दिया। एक और चीज़ कि जैसे वहाँ से सिंगरौली से जो मेयर बनी हैं वो मूलतः पिछले मतलब कई वर्षों से उनका परिवार बीजेपी का परिवार है। तो मुझे पूरी मतलब इस बात की मतलब जिसको कहते हैं कि आशंका है कि वो 1-2-3 महीने में उनकी घर वापसी हो जाएगी। ग्वालियर में एक मैडम प्रीति जो है जो चुनाव लड़ी थी महापौर का, इनको 45,000 वोट मिले, वो कांग्रेस की वर्कर थी। तो इस हिसाब से अभी केवल बीजेपी कांग्रेस के जो पुराने वर्कर हैं वही लोग जो हैं आप में जिनको टिकट नहीं मिली असंतुष्ट हुए आप में आ गए। लेकिन आप देखेंगे 2-3 महीने 4 महीने के बाद में वो सारे लोग अपनी अपनी मूल पार्टियों में वापस चले जाएंगे। अभी आपका कोई बहुत ऐसा गहरा प्रभाव मध्य प्रदेश में मैं नहीं देखता हूँ। डॉक्टर साहब इधर डॉक्टर साहब, ये आपने 2 प्रेस रिलीज इधर दी है। इसमें एक में लिखा है आपने कि वर्ष 2000 के बाद से कोई काम नहीं हुआ मूलभूत, एक में लिखा है कि 1975 के बाद से काम नहीं हुआ कोई मूलभूत काम। नहीं, वो 2 और 3 पीढ़ियों का जिक्र है अलग अलग। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2000 को माना जाए तो उसके पहले का क्या आप मानते हैं कि ये सब काम बेसिकली सही हो रहा था? देखिए, आज़ादी जब मिली तो आज़ादी के बाद जिसको कहते हैं ना गाड़ी में आप किक लगाते हो तो स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो आज़ादी के बाद के जो 25 साल थे उसका 3 पीढ़ियों का मैंने जिक्र किया है, लेकिन काम के मामले में उसमें 50 साल लिखा है मैंने, क्योंकि आज़ादी के बाद 25 साल के बाद हम ये मान सकते थे कि सेटअप हमारा स्टेबलाइज हो गया था और उसके बाद 25 साल की एक पीढ़ी और फिर 25 साल की दूसरी पीढ़ी, तो वो उस संदर्भ में लिखा गया उसमें। सर, अभी आपने कहा, मैं इधर से बोल रहा हूँ, अभी आपने कहा कि प्रशासनिक सेवा में जो काम करने वाले लोग हैं यदि वो अपनी आत्मा पर हाथ रखेंगे तो शायद आपके जैसा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं, आज आप भी सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और राजनीति में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन बीते 4-5 सालों में हम देखें तो कई ऐसे अफसर हैं जिन्होंने आपके जैसा कदम उठाया। तो ये राजनीति की तरफ ललक है या वास्तव में प्रशासनिक जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कमजोरी है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कोई भी आदमी जब पढ़ लिख के आता है तो शुरू में कॉलेज से जब आता है तो उसको ये नौकरियां बड़ी लुभाती हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे राज्य प्रशासनिक से हो या कहीं पर भी हो। लेकिन 2-3 साल 4 साल के बाद में उसका बहुत तेज़ी से मोह भंग होता है। उसके कुछ साल बाद वो परिवार की जिम्मेदारियों में लग जाता है, बच्चे होते हैं, उनकी स्कूल। लेकिन एक स्थिति ज़रूर आती है 45 साल के बाद कि उस समय हर ब्यूरो, मैं दावा कर सकता हूँ वल्लभ भवन में बैठे सारे ब्यूरोक्रेट्स के मन में इस बात की चिंता ज़रूर है कि उनकी लाइफ निकलती जा रही है, लेकिन वो समाज को कुछ दे नहीं पाए। और ये दर्द जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है कि जब आपको ये लगे कि मैं किसी ज़रूरतमंद आदमी को ये चीज़ दे सकता था और मैं नहीं दे पाया। ब्यूरोक्रेट का जो रिटायरमेंट के बाद का समय होता है विद ड्यू कर्टसी बहुत कष्ट में बीतता है लोगों का समय, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो है कि उस समय उनके पास अवसर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो बहुत बेहतर नहीं कर पाए। तो अभी वर्तमान में जो लोग राजनीति में जा रहे हैं वो एक तरह से उनका डेविएशन है, वो एक तरह से उनकी असंतुष्टि है कि वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण लोग जो हैं राजनीति में जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा जो बहुत उच्च पदस्थ लोग होते हैं तो उनकी जो कि बड़े पार्टियों में बड़े नेताओं से सीधे संबंध होते हैं, तो वो ज़रूर है कि वो राज्यसभा से या अन्य स्थानों से, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो इस तरह से बाहर होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो शायद कुछ बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए बाहर होते हैं। बिल्कुल, अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरी 230 सीटों पर लड़ेंगे। तीसरी चीज़ कि अभी चूँकि
नौकरी अभी अभी छोड़ के मैं आया हूँ। अभी मेरे पास जो मेरे जैसा मैंने बताया कि 12-13 ज़िलों में मैं खुद भी पोस्टिंग रही मेरी, तो वहाँ मेरा एक सेटअप है ही। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि और भी एक बार मैं मध्य प्रदेश को अच्छी तरह घूम लूँ। 40-45 दिन में मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश का चक्कर मेरा पूरा हो जाएगा। तो इसके बाद जो है फिर राजनीतिक दल के गठन के संबंध में बहुत जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं अभी इस बारे में थोड़ा सा नहीं बता सकता और अभी कमेंट नहीं कर सकता मैं। सर, तीसरा विकल्प के रूप में आपका नया एजेंडा क्या होगा और पार्टी के मुकाबले? एजेंडा केवल और केवल नागरिक सेंट्रिक एजेंडा होगा कि जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री मजबूत ना हो, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मजबूत ना हो, नागरिक मजबूत हो। मैं ये नहीं कहता कि सबको इंद्र भवन में या 4 इमली में बंगला मिल जाएगा हर आदमी को, नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है हर व्यक्ति के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, किसी के बच्चे कुपोषित ना रहें, स्वास्थ्य की और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हों और नौजवानों के लिए रोजगार हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल। जी, पंकज नाम है मेरा जी। मेरा एक सवाल है कि जो नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, तो वो तो संविधान में ऑलरेडी उसे पहले से मिला हुआ है। ये तो एक क्या कहते हैं, कार्यपालिका की एक विसंगति है जो उसे नहीं दे पा रही है। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग हट करके है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है आज के नौजवानों की एक आकर्षण का केंद्र है, तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस सेवा में न जाएँ, राजनीति में आए? बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा प्रश्न है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है वो एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है काम करने का, वैरायटी के साथ काम करने का। कभी आप लेबर में पदस्थ हैं, कभी आप एक्साइज में हैं, कभी आप एजुकेशन में हैं, हायर एजुकेशन में, तो एक बड़ा एम्पल अपॉर्चुनिटी है आपको काम करने की। और निस्संदेह हर युवा को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए और आकर अपना बेहतर योगदान करें। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ये कर रहा हूँ कि आने के बाद सेवाओं में राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश में या देश में चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं के चलते वो लोग अपना पूरा और सही योगदान नहीं दे पा रहे हैं। और जब मैं ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ तो इसका मतलब केवल IAS नहीं है, इसका मतलब वो कोटवार भी है, वो पटवारी भी है, वो नायब तहसीलदार भी हैं, शिक्षक भी हैं, सभी प्रकार के लोग इसमें हैं। उनको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म काम करने के लिए मिले, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो मेरे साथ है। देखिए, सपाक्स का जो सिस्टम है पूरा ना, वो थोड़ा सा, चूँकि वो अजाक्स के काउंटर में सपाक्स बनाया गया था, तो होता क्या है कि जब आप जिस मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ, इस मिशन में मुझे हर व्यक्ति की ज़रूरत है, वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, हमें उनकी सबकी ज़रूरत है। सपाक्स की एक पहचान प्रदेश में इस ढंग की बनी हुई है कि वो एक शायद वर्ग विशेष के हित का संरक्षण करने वाला एक दल है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मुमकिन नहीं होगा कि उनके साथ रह के काम किया जाए, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में हम केवल कुछ प्रतिशत जो लोग हैं उनके साथ रहते हैं अगर हम, तो हम फिर अलग थलग हो जाएंगे इसमें। देखिए, आज तो पहला दिन है, अभी बहुत देर है, इसमें लंबा रास्ता, यानी मैं समझता हूँ 14 महीने में 14 साल का रास्ता तय होने वाला है। सर आपने कहा सर आपके साथ हैं, तो शशि कर्णावत जी और रमेश थेटे जी भी आपके साथ रहेंगे क्या? देखिए, अभी मतलब वो सब लोग मेरे टच में हैं, लेकिन मेरी अभी इस संबंध में मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपको भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्णय लेने का ना अपना एक तरीका होता है। देखिए, आरक्षण एक ऐसी चीज़ है कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इसको। तो ऐसी स्थिति में मैं अगर किसी चीज़ से, जो चीज़ मतलब राज्य में संभव ही नहीं है, तो उस पर कोई ऐसा बात कहने का कोई बहुत ज़्यादा उचित ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आरक्षण के मुद्दे को, उस पर तो अभी जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे विचार भी चल रहा है,
मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम रोजगार के अवसर इतने पैदा कर दें, और किए जा सकते हैं, रोजगार के अवसर इस मात्रा में पैदा हो सकते हैं इस प्रदेश में। ये बात मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि ओबीसी और दूसरे वर्ग या एससी या एसटी, इनके बीच में जो टकराव की स्थिति बन रही है, ये समाप्त हो जाएगी और बहुत आसानी से समाप्त की जा सकती है इस चीज़ को। तो हम रोजगार के अवसर बढ़ाएं। जी मैम, हमारे पास एक ग्रुप है, मतलब उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसमें आईआईटी और आईआईएम के बंदे भी हैं। तो हमारा ग्रुप जो है लगातार इन चीज़ों पे काम कर रहा है। चीज़ें हम जो बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके लिए उसको प्लान कर रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि वो हम बहुत बेहतर कर पाएंगे। जी मैं सॉरी रिपीट। देखिए, किसको क्या देने का प्रॉमिस करेंगे, ये बड़ा हम सोच समझ के करेंगे। जिस तरह से एक तरह से इरेशनल तरीके से लोग इसको करते हैं, हम वैसा नहीं करेंगे। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो बहुत ही डिप्राइव्ड लोग हैं, जो बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि कम से कम उनकी दैनंदिन जीवन का काम तो चल सके। आप सभी मेरी ओर से एक, हमने बहुत आपके सम्मान में छोटी सी हाई टी रखी है, तो प्लीज़ आप लोग आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बिना चाय पिए कृपया मत जाइएगा, मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे।